सुप्रीम कोर्ट बहुत गुस्से में है। कोलकाता रेप और मर्डर मामले में ममता सरकार को खूब फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में हर दिन मैं आपको बताता हूं कि अगले 1 घंटे देश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की कौन कौन सी खबरें आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत कर देता हूं और खबर बता देता हूं। सबसे पहले बात देश में बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार की करेंगे। कोलकाता के बाद महाराष्ट्र से भी मामला सामने आया है, सब बताऊंगा, विस्तार से जुड़े रहिएगा। दूसरी खबर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से आई है। एक मां इंसाफ के लिए लोगों के बीच चीख रही है, चिल्ला रही है, सिस्टम से सवाल पूछती एक तस्वीर रीवा से भी आई है, सब दिखाएंगे। तीसरी खबर में बात मंकी पॉक्स बीमारी की करेंगे। लोग परेशान हैं इस बीमारी को लेकर, विस्तार से बातचीत करेंगे कि आखिर ये है क्या, कोरोना जैसा तो नहीं। चौथी खबर देखिएगा, अब थाने से मोबाइल पर समन आएगा भाई साहब, इलेक्ट्रॉनिक समन भेजा जाएगा। पांचवी खबर में इंदौर से आई एक बहुत अच्छी तस्वीर दिखाऊंगा, पुलिस वाले भैया ने जान बचाई है, सलाम करता हूं मैं भी ऐसे पुलिस वाले को। छठवीं खबर में बात छत्तीसगढ़ की करेंगे। देवेंद्र यादव की रिमांड बढ़ गई है, लेकिन राजनीति में कद बढ़ने की बात भी सामने आ रही है। सातवीं खबर, चैनल बदलने पर दोस्त ने दोस्त को पीट दिया, बहुत मारा है, खबर दिखाएंगे, बने रहिएगा। और आखिरी में फिर से एक रिसर्च दिखाऊंगा कि सिगरेट पीने वालों के साथ मत रहिए, जान चली जाती है। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और अब खबर के सिलसिलों की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि पहली खबर क्या है। कोलकाता मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है और आज ममता बनर्जी सरकार को बहुत फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। चलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है ये आपको बता देता हूं और पूरी खबर की शुरुआत कर देता हूं। देश की बेटियों पर अत्याचार बढ़ गया है, देश भर से परेशान कर देने वाली खबरें आ रही हैं, देश भर से खबरें आ रही हैं। ये 4 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर, कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से हुई दरिंदगी से देश परेशान है, इसकी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और बंगाल सरकार को जमकर फटकार लगाई है। दूसरी तस्वीर देखिए, महाराष्ट्र के ठाणे की है। 3 साल की बच्चियों का स्कूल में यौन शोषण किया गया। स्कूल के ही सफाई कर्मी ने बच्चियों के साथ यौन शोषण किया है। तीसरी खबर यूपी के मुरादाबाद से, यहाँ अपने ही अस्पताल में तैनात नर्स से एक डॉक्टर ने बलात्कार किया है। चौथी खबर ताज नगरी आगरा से, यहाँ सड़क पर लड़की से छेड़छाड़ हुई। ये तस्वीरें देश को परेशान कर रही हैं। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़क कहीं सुरक्षित नहीं है बेटियां। इन सब तस्वीरों को देखकर तो ऐसा ही लगता है। कोलकाता कांड का विस्तार से अब देख लीजिए। कोलकाता कांड का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य की प्रशासन व्यवस्था को लेकर कई सख्त टिप्पणियां की हैं, सख्त टिप्पणियां। पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई है, जमकर फटकार लगाई है। जिन सवालों को विस्तार न्यूज पहले दिन से पूछ रहा है, करीब करीब वही सवाल आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बंगाल सरकार से पूछे। FIR देर से क्यों दर्ज हुई? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतिम संस्कार के लिए शव रात 8:30 बजे सौंप दिया गया। फिर करीब 3 घंटे बाद रात 11:45 पर FIR क्यों दर्ज हुई? अस्पताल के अधिकारी क्या कर रहे थे? ये सब सुप्रीम कोर्ट के सवाल हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सवाल पूछा कि जब प्रिंसिपल का आचरण जांच के दायरे में है तो उसको तुरंत दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल कैसे नियुक्त किया गया? ये सब सवाल हैं जो हम भी लगातार उठा रहे हैं। इसके बाद चीफ जस्टिस ने कोलकाता पुलिस पर भी कई सवाल उठाए। 14 अगस्त को अस्पताल में हुई तोड़फोड़ मामले पर कहा कि घटना के अगले दिन डॉक्टर विरोध कर रहे थे और भीड़ ने अस्पताल पर हमला किया, महत्वपूर्ण सुविधाओं को नुकसान पहुंचाया। कोलकाता पुलिस क्या कर रही थी? ये सब कुछ हो रहा था और इसको सबूत से छेड़छाड़ क्यों ना माना जाए? तब कोलकाता पुलिस क्या कर रही थी भाई साहब? कहां थी और क्यों नहीं रोकी? जान रही कि इतनी घृणित घटना वहां घटी है जिसको लेकर पूरे देश में उबाल है, तो कोलकाता पुलिस क्या कर रही थी? घटनास्थल अस्पताल में, घटनास्थल अस्पताल में है, पुलिस को इसकी सुरक्षा करनी है, वो क्या कर रहे हैं? ये सब सवाल हैं। इन सवालों के साथ ही आज सुप्रीम कोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय सुरक्षा बल CISF को देने का आदेश दे दिया। बहुत बड़ा आदेश है। CISF देखेगी अब सुरक्षा। पूरे देश में डॉक्टर्स का प्रदर्शन चल रहा है, डॉक्टर अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है।
प्रदर्शन कर रहे हैं डॉक्टर्स का कहना है कि अस्पताल में वो सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। आपको पता है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एक शोध के अनुसार 75% डॉक्टरों ने कार्यस्थल पर हिंसा का सामना किया है, मतलब जहां काम करते हैं। सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है। डॉक्टर्स को तो भगवान कहते हैं ना। डॉक्टर अगर समय पर इलाज ना करे तो मौत हो जाती है, जान चली जाती है। अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार है तो आप क्या कहते हैं? शुक्र है अच्छे डॉक्टर मिल गए कि मेरे पापा ठीक हो गए, मेरी मम्मी ठीक हो गई। लेकिन इन डॉक्टर्स के साथ ऐसी बदसलूकी, बताइए। आज बस इसी सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 10 सदस्यों वाली नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। 10 सदस्यों वाली नेशनल टास्क फोर्स को विस्तार न्यूज ने सुप्रीम कोर्ट के वकील और इस मामले में याचिकाकर्ता विशाल तिवारी से बात की है। सुन लीजिए, सुनाइए जरा वकील क्या कह रहे हैं। इसमें जो मेन डायरेक्शन दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा, एक तो डॉक्टर्स की सेफ्टी को लेकर डायरेक्शन इशू किया गया कि आरजी कर हॉस्पिटल जो है, हॉस्टल्स जो हैं, उनको सेंट्रल फोर्सेस द्वारा गार्ड किया जाए और सुरक्षा मुहैया कराई जाए। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं कि एक NTF का गठन किया गया है, नेशनल टास्क फोर्स का, जिसमें कि कई सीनियर डॉक्टर्स टीम मेंबर हैं उसके, और वह डॉक्टर्स उसको देखेंगे कि क्या क्या सेफ्टी मेजर्स आगे होने चाहिए और हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा होनी चाहिए। तो इसको लेकर उन्होंने उसका गठन किया है और 3 हफ्ते के भीतर उसकी रिपोर्ट सौंपनी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी कई सवाल पूछे हैं। सुन लीजिए, विस्तार से देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि अस्पतालों की सुरक्षा के क्या इंतजाम है, क्या प्रवेश द्वार पर चेकिंग की सुविधा है, रेस्ट हाउस की संख्या कितनी है। ये सब सुप्रीम कोर्ट के सवाल हैं। किससे? केंद्र सरकार से। जो मैं पहले बता रहा था वो किससे था? राज्य सरकार यानी पश्चिम बंगाल सरकार, ममता बनर्जी सरकार से थी। ये किससे? केंद्र सरकार से। क्या अस्पताल के सभी क्षेत्रों में CCTV कैमरे लगे हैं? क्या अस्पतालों के बाहर पुलिस चौकी है? क्या समस्याओं के समाधान के लिए इंटरनल कमेटियां हैं? ये सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछे। इन सवालों के साथ ही CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि व्यवस्था में सुधार के लिए हम और एक रेप का इंतजार नहीं कर सकते, एक ऐसी घटना फिर घटे इसका इंतजार नहीं कर सकते। डॉक्टर्स की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए टास्क फोर्स बना रहे हैं। इसमें 9 डॉक्टर्स को शामिल किया गया है जो मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा, वर्किंग कंडीशन और उनकी बेहतरी के उपायों की सिफारिश करेगी। टास्क फोर्स में केंद्र सरकार के 5 अधिकारी भी शामिल किए गए हैं। बहुत बड़ा फैसला है। डॉक्टर्स की सुरक्षा पर उठ रहे सवालों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर में केंद्र सरकार के अस्पतालों में 25% सुरक्षाकर्मी बढ़ाने का आदेश जारी किया है। कोलकाता की घटना के बाद मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। अस्पताल के हर हिस्से में CCTV कैमरा लगाने का आदेश दे दिया है। मेडिकल कॉलेज के डीन और अधीक्षकों को रात में भी राउंड पर रहने का निर्देश दिया गया है। हर हफ्ते स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के बाद मेडिकल कॉलेज के डीन और अधीक्षकों ने HOD से रिपोर्ट मांगी है। कहां कहां कैमरे की जरूरत है, इसलिए रिपोर्ट मांगी है। ये सब कुछ विस्तार से इसलिए बता रहा हूं कि क्या हुआ है कोलकाता में रेप, बलात्कार और हत्या के बाद। ये सब कुछ व्यवस्थाएं अगर सुधर जाएंगी तो कम से कम डॉक्टर निश्चिंत होकर इलाज तो कर पाएंगे। कैमरा लगाइए भाई, सुरक्षाकर्मी बढ़ाइए, लेकिन डॉक्टरों को सुरक्षित रखिए। भगवान हैं, भगवान का दर्जा मिला है, जान बचाते हैं हमारी। अब बात महाराष्ट्र में हुई दरिंदगी की करेंगे। क्या है महाराष्ट्र का? देख लीजिए आप, देख लीजिए। ठाणे के बदलापुर में एक स्कूल में 3 साल की 2 बच्चियों के यौन शोषण का मामला सामने आया है। जब ये खबर लोगों तक पहुंची तो लोग गुस्से में सड़क पर उतर आए। गुस्सा तो आएगा ना, 3 साल की बच्ची कितनी छोटी होगी। और तो और आरोप है कि स्कूल प्रशासन और पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की। जब पीड़ित बच्चियों के माता पिता शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन गए तो वहां करीब 12 घंटे तक बिठा कर रखा गया। 3 साल के माता पिता, बच्ची के माता पिता रिपोर्ट दर्ज कराने गए हैं। किसकी? दरिंदगी की। बैठा दे रहे हैं, घंटों इंतजार करवा रहे हैं। इस घटना के बाद बदलापुर के लोगों में काफी रोष है, गुस्से में है। बड़ी संख्या में लोग स्कूल के बाहर और रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन कर रहे हैं। भीड़ सुबह से रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर जमा थी। इससे लोकल ट्रेनों की आवाजाही रुकी थी। इससे पहले पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, जिसके बाद लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। घटना में कई लोग घायल हुए हैं। बदलापुर में बवाल इतना क्यों बढ़ गया है, ये भी विस्तार से बता देते हैं। चलिए विस्तार से बता देते हैं। महाराष्ट्र के ठाणे के बदलापुर में एक प्रतिष्ठित स्कूल में 2 मासूम बच्चियों का यौन शोषण किया गया। 12 अगस्त को नर्सरी की एक बच्ची ने स्कूल के स्वीपर के खिलाफ अपने पेरेंट्स से शिकायत की। बाद में बच्ची की तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बच्ची से यौन उत्पीड़न की पुष्टि की।
उसी स्कूल की दूसरी बच्ची ने भी पेरेंट्स से स्वीपर की शिकायत की। जब इन बच्चों के माता पिता शिकायत लेकर स्कूल पहुंचे तो स्कूल ने 3 घंटे तक कोई कार्रवाई नहीं की। भाई साहब, 3 घंटे तक। पुलिस ने बच्चियों का बयान दर्ज कर लिया है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। 16 अगस्त को देर रात पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज। 17 अगस्त को आरोपी अक्षय सिंधे गिरफ्तार हुआ, लेकिन स्कूल प्रबंधन के खिलाफ लोगों में गुस्सा भड़क गया। 19 अगस्त को बदलापुर के लोगों ने बैठक की और बैठक में 20 अगस्त को बदलापुर बंद करने का फैसला किया गया। ये देख लीजिए आप। इस तरह की खबर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, देखिए कहाँ कहाँ ऐसी घटना घट रही है, जिसके बाद आज बदलापुर उबल गया। लोगों में भयंकर आक्रोश देखने को मिला। महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है तो विपक्ष को घेरने का मौका मिल गया है। ये तो बात महाराष्ट्र की हुई। अब आपको यूपी की 2 तस्वीरें दिखा देता हूं। पहली तस्वीर यूपी के मुरादाबाद की है। एक निजी अस्पताल में डॉक्टर ने नाइट ड्यूटी कर रही नर्स के साथ आधी रात को रेप किया और जान से मारने की धमकी दी। नर्स की शिकायत के बाद आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार हो गया। दूसरा वीडियो आगरा का है। देखिए कैसे 20 सड़क पर 2 मंजिले की स्कूटी सवार लड़की से छेड़छाड़ कर रहे हैं। फिलहाल ये दोनों आरोपी जेल पहुंच गए हैं, लेकिन सवाल अब भी यही है, सीधे मुद्दे की बात यही कि कब सुरक्षित होंगी देश की बेटियां, कब सुरक्षित होंगे। और इसी तरह से अगर कहीं 3-3 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण हो रहा है, कहीं 20 सड़क चौराहे पर छेड़ दिया जा रहा है, अगर इस तरह से होता रहा, चलता रहा, तो लोग अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करेंगे। और यही वजह है कि सीधे मुद्दे की बात पे मैं इस खबर को दिखा रहा हूं। चलिए अगली खबर क्या है वो दिखा देता हूं। सुरक्षा का सवाल मध्य प्रदेश में भी उठ रहा है। और ये देखिए, बेटी के लिए चिल्लाती रही मां, लोग देखते रहे तमाशा। सोचिए, अपनी बेटी को बचाने के लिए मां खड़े होकर लोगों की भीड़ के सामने चिल्लाती रही, बचा लो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खबर क्या है, पूरी खबर बता देता हूं। चलिए पूरी खबर बता देता हूं। बुरहानपुर से एक बेबस मां का वीडियो आया है। बहुत सनसनीखेज घटना है। एक मां को देखिए, चीख रही है, चिल्ला रही है, लोगों से जोर जोर से अपील कर रही है कि गाड़ी नहीं जाने दूंगी, हिलने नहीं दूंगी, आज मेरी बेटी है, कल तुम्हारी बेटी होगी। पूरा वीडियो देखिए, फिर पूरी घटना बताता हूं क्या है। दिखाइए जरा वीडियो। पीड़ित मां है, इनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ हुआ है। महाराष्ट्र परिवहन की बस के सामने खड़ी होकर लोगों से कह रही हैं, मेरा सहयोग कीजिए, इंसाफ दिलाइए। महिला की नाबालिग बेटी के साथ बस में छेड़छाड़ हुआ था। आरोपियों को जब इस महिला ने पकड़ा तो महिला के साथ मारपीट करने लगे। कौन आरोपी, देख लीजिए। बस में चूड़ी टूटकर बिखरी पड़ी हुई है। महिला के साथ हुई मारपीट में महिला को चोट भी आई है। चूड़ी टूटने से कलाई में खून बहने लगा। इसके बाद न्याय पाने के लिए महिला बस स्टैंड पर लोगों से गुहार लगाने लगी। घंटे भर चीखती रही, चिल्लाती रही। उसके बाद एक पुलिसकर्मी ने महिला की शिकायतों को सुना। देखिए। बस में कोई परिवार के साथ यात्रा कर रहा है तो यहाँ भी सुरक्षित नहीं है। इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं, ये भी सुनना जानना जरूरी है। सुना दीजिए पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं। ये ऐसी एक सूचना मिली है, मैंने भेजा भी है वहाँ पे कि कोई महिला के साथ में कुछ बात हुई है, तो उसकी तस्दीक के लिए मैंने भेजा है। अभी जैसे भी वहाँ से आते हैं मालूम पड़ता है, वैसे कार्रवाई की जाती है। बहुत खराब माहौल चल रहा है। लगातार अब तक मैं आपको महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ जो दरिंदगी हो रही है, जो छेड़छाड़ हो रही है, वही उसी की खबर दिखा रहा हूं। उम्मीद करते हैं कि जल्दी से आरोपी कटघरे में खड़े होंगे और इस बच्ची को और बच्ची की मां को इंसाफ मिलेगा। अब आपको बेबसी की एक और तस्वीर दिखा देते हैं। बात रीवा की करते हैं। तस्वीर देखिए पहले। 6 से 8 लोग खाट पकड़े हुए हैं।
इसको खाट नहीं एम्बुलेंस कहिए, यही इन लोगों के लिए एम्बुलेंस है। ये वीडियो सरई सेंगर का बताया जा रहा है। एक बुजुर्ग को खाट पर बिठाकर देखिए पानी से भरे सड़क होते हुए अस्पताल ले जाया जा रहा है। इसको सड़क ना ही बोलिए तो अच्छा है। किसी भी एंगल से सड़क लग रही है आप, किसी भी एंगल से ये सड़क दिखाई दे रही है, कहीं झाड़ी है कहीं सड़क है, मतलब सच में देखकर यही कहा जा सकता है कि सिस्टम खाट पर है, कोई इंसान नहीं है, पूरा सिस्टम खाट पर है। गांव में जब कोई बीमार पड़ता है तो इसी तरह खाट में बिठाकर बहुत स्ट्रगल करते हुए मुख्य मार्ग यानी मेन रोड पर लाया जाता है। फिर यहां से यातायात की सुविधा गांव वालों को मिल पाती है और कहते हम यही हैं। गजब विकास हो रहा है, बहुत बड़ी समस्या है। क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं गांव वाले, ये भी सुन लीजिए। तो यहाँ से ऐसी व्यवस्था है ना, सरपंच सिक्योरिटी सब बनवा लिए हैं रास्ता में अपना अपना घर जी। वहाँ के लिए आरसीसी रोड है, सब कुछ है। सरपंच की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, पूरा पानी भरा हुआ कमर चारपाई में जा रहे हैं, चारपाई में लेके गए, लेके आए, फिर अभी लेके गए हैं, फिर लेके आएंगे और गुटुआ भर पानी में लेके जाएगा। पानी में लेके जा रहे हैं, कोई स्लिप कर जाए तो उनका दोबारा यहाँ अगर सुना आपने, घुटने भर पानी में लेकर सड़क पार कर रहे हैं। समस्या को सुनने वाला कोई नहीं। सड़क व्यवस्था की हालत देखिए, कितनी खस्ता, कितनी खस्ता। अब आपको चलिए कुछ जानकारी दे देता हूं। वैसे मध्य प्रदेश में सड़कों की हालत कैसी है ये जानना जरूरी है, आपके लिए जरूरी है। 2024-25 के लिए एमपी सरकार की टारगेट और कितना काम किया गया एमपी सरकार के टारगेट में ये जानना भी जरूरी है। चलिए बता देता हूं आपको। सबसे पहले मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की बात कर लेते हैं। 2024-25 के लिए 118.18 किलोमीटर का टारगेट रखा गया, जिसमें से जुलाई तक 62.74 किलोमीटर का टारगेट पूरा कर लिया गया। नेशनल हाईवे के लिए 2024-25 में 57.32 किलोमीटर का टारगेट रखा गया था, जिसमें से जुलाई तक 6.77 किलोमीटर का टारगेट पूरा हुआ है। स्टेट हाईवे के लिए 180.63 किलोमीटर का टारगेट रखा गया था, जो जुलाई तक 85.75 किलोमीटर पूरा कर लिया गया। चलिए अगली खबर दिखा देते हैं। क्या है भाई, अगली खबर दिखा दीजिए। मंकी पॉक्स नाम की बीमारी आ गई है। ये कौन सी बीमारी है? कहीं ये कोरोना जैसी भयावह तो नहीं है? आखिर क्या है मंकी पॉक्स और इससे कितने लोग बीमार हो गए हैं? इसके रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है? एयरपोर्ट स्टेशन अलर्ट क्यों कर दिए गए हैं? पूरी खबर जानना चाहते हैं तो चलिए पूरी खबर बता देता हूं आपको। खबर की शुरुआत करते हैं। आजकल लोग बहुत बीमार हो रहे हैं। बरसात का मौसम चल रहा है, बारिश और जल जमाव से बीमारियां तेजी से फैलती ही हैं, हर साल फैलती हैं, इस बार भी फैल रही हैं। खबर आज मध्य प्रदेश से आई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दिग्विजय सिंह ने इसकी जानकारी दी। लेकिन इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक और बीमारी को लेकर जानकारी दी है। बीमारी का नाम है मंकी पॉक्स। इसे लेकर WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। कोरोना की जब दस्तक देश भर में हुई थी तो इसी तरह से हुई थी। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी मतलब कि बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है, बच कर रहिएगा भाई। यह 2 साल में दूसरी बार है जब इस बीमारी को हेल्थ इमरजेंसी बताया गया है। पहले यह खतरा सिर्फ मध्य अफ्रीका में था, लेकिन अब दूसरे देशों में भी फैलने लगा है, दूसरे देशों में भी फैल रहा है। हाल ही में भारत पड़ोसी देश पाकिस्तान और POK में भी मंकी पॉक्स के पॉजिटिव मरीज मिले हैं हाल ही में। इसके बाद भारत सरकार भी अलर्ट हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली के 3 अस्पतालों को मंकी पॉक्स को लेकर नोडल सेंटर भी बना दिया है, मतलब आइसोलेशन वार्ड बना दिए गए हैं। साथ ही सीमाओं और एयरपोर्ट पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। इसलिए इस खबर को दिखा रहा हूं, आप भी सावधान हो जाइए। केंद्र ने सभी राज्य सरकारों को भी उनके राज्य के अस्पतालों में मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए जरूरी व्यवस्था करने के निर्देश दे दिए हैं। सुकून की बात है कि भारत में अभी मंकी पॉक्स का कोई मामला सामने नहीं आया है। अधिकारियों ने बताया कि अभी तक के आकलन के मुताबिक मंकी पॉक्स के बड़े पैमाने पर फैलने का खतरा कम है। इसे शॉर्ट में एम पॉक्स भी कहते हैं। इस बीमारी के शुरुआती लक्षण क्या हैं वो भी आपको बता देता हूं, जान लीजिए। मंकी पॉक्स चेचक जैसी एक वायरल बीमारी है। आमतौर पर इस वायरस से संक्रमण के ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं होते हैं, वायरस से संक्रमण से ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं होते, लेकिन कुछ मामलों में यह घातक हो सकता है। इसके चलते फ्लू जैसे लक्षण दिखते हैं और शरीर पर मवास से भरे घाव हो जाते हैं। ये सब आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर ऐसा कुछ हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। WHO के मुताबिक 2022 के बाद से दुनिया भर के देशों में
दुनिया भर के 116 देशों में मंकी पॉक्स के 99,176 मामले सामने आए, जिसमें 208 लोगों की मौत भी हुई, 208 लोगों की जान चली गई। इस साल अब तक 15,600 से अधिक मामले सामने आए, जिसमें 537 मौतें दर्ज की गई। 2022 के बाद से भारत में मंकी पॉक्स के 30 मामले सामने आए हैं। आखिरी मामला मार्च 2024 में सामने आया था। भारत में मंकी पॉक्स की जांच के लिए 32 लेबोरेटरी हैं। ये सब आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप डरे नहीं, घबराएं नहीं। 15 अगस्त को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि अब तक केवल अफ्रीका में ही इसके 20,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। कितने? 20,000 से ज्यादा। पिछले कुछ दिनों में यह बीमारी तेजी से फैली है। WHO को आशंका है कि यह दुनिया के दूसरे देशों में फैल सकती है। कोरोना की तरह यह विमान यात्रा और दूसरे ट्रैवलर साधनों से दूसरे देशों में फैल रही है। अफ्रीका के 10 देश इसकी गंभीर चपेट में है, इस बीमारी की, मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स को अब एमपॉक्स कहा जाता है। जानते हैं क्या? 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तय किया कि मंकी पॉक्स नाम बंदरों के लिए एक कलंक जैसा है। ये वायरस बंदरों के अलावा दूसरे जानवरों से भी आता है, इसलिए इसका नाम बदलकर एमपॉक्स कर दिया गया है। अब पूरी दुनिया में इसे एमपॉक्स कहा जाता है। मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। मंकी पॉक्स के लिए पब्लिक के लिए संदेश ये है कि अभी कुछ भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमें नहीं लगता कि बहुत सारे केसेस यहाँ पर होंगे। जितने भी केसेस होंगे आएंगे, पिछली बार जैसे 30 केसेस हुए थे 2022 से 23 के बीच में, और उसमें से 12 तो फॉरेन नेशनल्स ही थे और बाकी भी आधे से ज्यादा इंडिया में रहने वाले फॉरेन नेशनल्स थे। तो अगर कुछ केसेस होंगे उनको हैंडल करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारी जो मशीनरी है, परेशान नहीं होना है, पूरा इंतजाम है, सरकार निगरानी रखी हुई है, बिल्कुल परेशान मत होइए, अपना ख्याल रखिए। चलिए अगली खबर क्या है वो बता देते हैं। अगली खबर बता देते हैं और देख लीजिए आप। पुलिस वाले भैया मसीहा हैं। क्या किया इन्होंने? ऐसी कहानी मैं इसलिए दिखाता हूं क्योंकि इनके यहाँ 3 स्टार तो लगा नहीं है, न तो IPS लिखा है, न तो ये CSP है, न तो एडिशनल SP हैं। आप सोचिए, एक पुलिस वाले भैया हैं, इन्होंने कुछ अच्छा काम किया है। कौन दिखाएगा? विस्तार न्यूज दिखाएगा। क्या किया इन्होंने? चलिए विस्तार से बता देता हूं आपको। हार्ट अटैक का केस बहुत आ रहा है। जिम में वर्कआउट करते हुए, खेलते हुए, गाड़ी चलाते हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अचानक से तबीयत बिगड़ जाती है, लोग बेसुध होकर गिर जाते हैं, लोगों की जान चली जाती है। ऐसी ही घटना इंदौर से सामने आई है। वीडियो देख लीजिए। सफेद कपड़े में एक व्यक्ति सड़क पर लेटा हुआ है, सामने पुलिसकर्मी है, आसपास भीड़ है। पता है क्या हुआ था? सफेद रंग की शर्ट पहने युवक की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। वो अपना स्कूटर साइड में लगाकर हैंडल पर सिर टिकाकर बैठ गया। इस युवक के साथ इसकी बेटी भी थी। रास्ते में आते जाते लोगों से गुहार लगाती रही, लेकिन मदद के लिए नहीं आया, कोई भी नहीं आया। तभी वीडियो में दिख रहा पुलिस वाला देवदूत बनकर सामने आया और युवक को CPR दिया। करीब 1 मिनट तक CPR दिया गया, जिससे युवक की जान बच गई। इस पुलिस वाले को ध्यान से देखिए, इसने एक बेटी की पिता को बचाया है। विस्तार न्यूज से बातचीत करते हुए रघुवंशी ने बताया कि पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग द्वारा थाने पर CPR की ट्रेनिंग दी थी, जहां CPR देना सिखाया गया था। वही ट्रेनिंग काम आई और युवक की जान बच गई। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं रघुवंशी, सुनाइए जरा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में और जो थाना स्तर पर ट्रेनिंग हुई थी CPR की, TI साहब के मार्गदर्शन में, उसकी मतलब CPR हमारी नॉलेज में थी। मैंने तुरंत CPR देना, उसको लिटा के गाड़ी से उतार के व्यक्ति को और लिटाया और CPR देना स्टार्ट कर दिया। और 1 मिनट के अंदर करीब 50-55 सेकंड के अंदर उनको होश आया। पुलिस वाले भैया नहीं, इनको मसीहा कहिए। हाल फिलहाल में ऐसी बहुत घटना सामने आ रही है। ये वाला वीडियो देख लीजिए। बेंगलोर की तस्वीर है। जो तस्वीर में दिख रहे हैं ये कांग्रेस के नेता रविचंद्रन। पीछे देख लीजिए, प्रेस क्लब ऑफ बेंगलोर लिखा है। CK रविचंद्रन सिद्धरमैया के समर्थन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बोलते बोलते पहले तो लड़खड़ाए, फिर एकदम से गिर गए। देख लीजिए पूरा वीडियो, दिखाइए जरा। और दूर पड़ता है यार, और दूर पड़ता है यार। बहुत दर्दनाक वीडियो, देखते ही देखते उनकी मौत हो गई थी। अभी ये वाला वीडियो देखिए।
दो तस्वीर दिखा रहे हैं। इंदौर के शिवाजी नगर की है। एक युवक रिक्शा चलाकर क्लिनिक पर आता है, दूसरे क्लिनिक के अंदर की तस्वीर है। बहुत हैरान करने वाली खबर है। जो युवक नारंगी रंग के कपड़े में दिखाई दे रहा है वो बेचैनी महसूस कर रहा था। रात को अचानक से सीने में दर्द हुआ। इसी को लेकर वो चेकअप कराने डॉक्टर के पास पहुंचा। क्लिनिक के अंदर डॉक्टर युवक की कुछ दिक्कत समझ पाते कि बैठा बैठा ये लड़खड़ा कर गिर पड़ा और इसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के दौरान का पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए वीडियो। देख लिया आपने। ऐसे बहुत सारे मामले आ रहे हैं, खासकर युवाओं में हार्ट अटैक से जुड़े मामले खूब सामने आ रहे हैं। अपनों का ख्याल रखिए, आसपास के लोगों का ध्यान रखिए। जरूरत पड़ी तो CPR दिया कीजिए। अगर कोई मरीज को हार्ट अटैक की समस्या आए तो किन बातों का ध्यान रखना है ये भी आपको विस्तार से बता देते हैं। सबसे पहले ये ध्यान देना जरूरी है कि मरीज खुली जगह में हो और आसपास कोई भीड़ नहीं होना चाहिए। CPR देने से शरीर के अंगों में ब्लड की सप्लाई फिर से शुरू हो जाती है। अगर हार्ट अटैक के मरीज को CPR दिया जाए तो जान बच सकती है। अब ये भी जान लीजिए कि CPR देने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सब कुछ विस्तार से बता देता हूँ। अपनी कोहनी और हाथों को सीधा रखें। मरीज को जमीन पर पीठ के बल लिटाकर ही CPR देना चाहिए। मरीज का हाथ या पैर कुछ मुड़ा नहीं होना चाहिए। चेस्ट यानी छाती को सही तरह से दबाना चाहिए। मरीज के मुंह को अच्छे से लॉक करना चाहिए। ये सब जानकारी जो आपको सावधान करना है इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि ऐसी घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं और अगली खबर क्या है वो आपको बता देते हैं। क्या है खबर देख लीजिए आप। अब थाने से व्हाट्सएप पर आएगा बुलावा। क्या है पूरी खबर? और मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है ऐसा, इसलिए इस खबर को बताना जरूरी है। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं और खबर बता देते हैं। मोबाइल में जब मैसेज आता है तो सतर्क हो जाते हैं ना, किसने मैसेज किया है, क्यों किया है। कभी तो खुश भी हो जाते होंगे, और इतना पैसा आ गया खाते में, खुश हो जाते हैं ना। लेकिन अब एक अलग तरह का मैसेज भी मध्य प्रदेश की जनता के मोबाइल पर आ सकता है। अगर कोर्ट कचहरी का कुछ मसला है तो ये मैसेज आ सकता है। जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। चलिए विस्तार से बता देता हूँ। मध्य प्रदेश ने डिजिटल की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मध्य प्रदेश में किसी भी डिजिटल माध्यम से भेजे गए समन और वारंट को मान्यता दे दी गई है। यानी अब समन या वारंट को व्हाट्सएप, ईमेल, मैसेज या फोन के माध्यम से भेजा जाएगा। साथ ही व्हाट्सएप, ईमेल, टेक्स्ट मैसेज पर भेजा गया वारंट और समन तामील माना जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत अब राज्यों में सीधे कोर्ट से ही समन जारी हो जाएंगे। बढ़िया है भाई, अच्छा है। पारंपरिक तरीके के समन और वारंट के तामील में बदलाव आया है। अच्छी पहल। इलेक्ट्रॉनिक समन अच्छी पहल है, लेकिन ये कैसे काम करेगा ये भी जानना जरूरी है। इसकी प्रक्रिया को विस्तार से जान लीजिए। चलिए बता देता हूं। इस प्रक्रिया के तहत अदालत रोज अपने सॉफ्टवेयर पर समन अपलोड करेगी और कुछ ही सेकंड में पुलिस को सॉफ्टवेयर के जरिए ये समन मिल जाएंगे, जिसके बाद संबंधित थाने का स्टाफ समन की तामील करवाने के बाद उसकी तस्वीर अपने सॉफ्टवेयर पर अपलोड कर देगा। ये सब प्रक्रिया है। इसके जरिए पुलिस का भार भी थोड़ा कम होगा। आज मध्य प्रदेश में जो लोग मोबाइल नहीं चलाते होंगे वो लोग परेशान हो गए होंगे, सोच रहे होंगे यार बुरा फंसे, अब क्या करें, कहीं 10-20 हज़ार का मोबाइल ना खरीदना पड़ जाए। लेकिन रुकिए, परेशान मत होइए, ये नियम आप पर लागू नहीं होता है। ये भी विस्तार से जान लीजिए। ये नया नियम उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो मोबाइल फ़ोन नहीं चलाते, यानी जो लोग ईमेल, फ़ोन नंबर या मैसेजिंग ऐप्स का उपयोग नहीं करते वो लोग इस नियम के दायरे में नहीं आते। मोबाइल खरीदने की जरूरत नहीं है। ऐसे व्यक्तियों के लिए यह प्रक्रिया मान्य नहीं है। ऐसे लोगों को समन और वारंट की तामील पारंपरिक तरीके से पुलिस स्टेशन का स्टाफ करेगा। इसके साथ ही अगर कोई ईमेल आप तक नहीं पहुंचा या ईमेल बाउंस बैक हो गया तब भी समन अमान्य माना जाएगा। इसको लेकर गृह विभाग ने गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया। तो परेशान मत होइए, विस्तार न्यूज है, सब कुछ विस्तार से बताएगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। इसके साथ ही मध्य प्रदेश ने एक नई उपलब्धि भी हासिल कर ली है। ऑनलाइन समन जारी करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। अब इतनी बड़ी बात है तो बधाई तो बनती है भाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसको लेकर संबंधित विभाग को बधाई दी है। क्या कहा है सुन लीजिए, सुनाइए।
सभी प्रकार के संबंध तामील कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके का तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए। ये देश में पहला प्रयोग है जिसमें हमारी न्यायिक प्रणाली में तकनीक का उपयोग लेते हुए संबंध तामील कराने के लिए, नोटिस तामील कराने के लिए ई तकनीक का सहारा लिया जाएगा, जिसके कारण से त्वरित गति से इन सारी व्यवस्थाओं का पालन किया जा सके। मेरी अपनी ओर से टेक्नोलॉजी के इस नए प्रयोग के लिए विभाग को बधाई। 1.5 महीने, सिर्फ 1.5 महीने में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से समन भेजने से जुड़े सारे नियम तैयार किए गए हैं। कुल 22 नए नियम बनाए गए हैं ताकि समन के पालन में तेजी आ सके। पहले जहां समन के तामील में काफ़ी समय लगता था, वहीं अब यह प्रक्रिया पहले से आसान और तेज हो गई है। अब अदालतों के फैसले जल्दी हो सकेंगे और समन का जवाब ना देना या समन का पालन ना करने जैसे शिकायतों में भी सुधार होगा, उसमें भी सुधार होगा। यह नई प्रक्रिया न्याय प्रणाली में सुधार के लिए एक शानदार कदम है, शानदार कदम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है ये आपको बता देते हैं। अगली खबर देख लीजिए। जेल से नहीं निकल पाएंगे बाहर, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका। किसकी जानना चाहते हैं? खबर छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है। हाई कोर्ट पहुंचे थे, सोचे राहत मिल जाए, लेकिन राहत नहीं मिली है। चलिए पूरी खबर बता देता हूं आपको। खबर क्या है? छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े शराब घोटाले के आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई। बिलासपुर हाई कोर्ट ने आरोपियों की याचिकाओं को खारिज कर दिया। करीब 1.5 साल से जेल में बंद आरोपियों ने ईडी और एसीबी ईओडब्ल्यू के खिलाफ याचिका लगाई थी। एक नहीं भाई साहब, 13 याचिकाएं लगाई गई थी। 13 याचिकाएं। हाई कोर्ट में ईडी के खिलाफ 6 और ईओडब्ल्यू के खिलाफ 7 याचिकाएं लगाई गई थी। 7 याचिकाएं। किसने याचिका लगाई थी? सबसे पहले ये जान लीजिए, इसके बाद पूरी कहानी बताएंगे। हाई कोर्ट में शराब घोटाले से जुड़े आरोपी विधु गुप्ता, अनवर ढेबर, निदेश पुरोहित, यश पुरोहित, अनिल टुटेजा, अरुण त्रिपाठी, निरंजन दास ने याचिका लगाई थी। इसमें रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा की अंतरिम राहत वाली याचिका को भी खारिज कर दिया गया है, जिसमें अंतरिम राहत थी। मतलब कोर्ट से इनमें किसी को भी कोई राहत नहीं मिलेगी। एसीबी ने 1 महीने पहले 9000 पन्ने का चालान पेश किया है। इसके साथ ही एसीबी को इन आरोपियों के खिलाफ मजबूत सबूत भी मिल चुके हैं। इस हिसाब से इनका जेल से बाहर आना मुश्किल है। हाल ही में नकली होलोग्राम छुपाने वाली जगह का भी पता लग गया है। बहुत सारे सबूत इकट्ठा हो रहे हैं। हमारे सहयोगी नितेश गर्ग ने उस जगह की तस्वीर एक्सक्लूसिव दिखाई थी। कैसे खेत में नकली होलोग्राम को अधजले स्थिति में गाड़ा गया था, गड्ढे के अंदर। कितना बड़ा घोटाला है, कैसे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया, इसको हम सीधे मुद्दे की बात में पहले भी दिखा चुके हैं। लेकिन मामला बहुत बड़ा है, इसलिए फिर से आपको घोटाले की कहानी एक बार ग्राफिक्स के जरिए समझा दूं। समझ लीजिए। घोटाला 2019 से शुरू हुआ और 2023 तक चला, यानी जब राज्य में जब तक कांग्रेस की सरकार रही तब तक चला। इस दौरान 3 हिस्से में 3 पार्ट में शराब घोटाला किया गया और 1600 करोड़ से ज़्यादा सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। इसको 3 पार्ट में बांटा गया था क्योंकि सिंडिकेट ने फुल प्रूफ सेटअप तैयार किया था। पार्ट ए में 319 करोड़ 32,67,275 रुपए, पार्ट बी में 1,289 करोड़ 8,32,781 रुपए और पार्ट सी में 52 करोड़ रुपए। समझते जाइएगा, बहुत बड़ा घोटाला है। जनता के हजारों करोड़ रुपए इन घोटालेबाजों ने लूट लिए और सबसे बड़ा मजाक तो उन महिलाओं के साथ हुआ जिनको शराबबंदी का सपना दिखाया गया था। इस पूरे मामले में क्या अपडेट है और ज्यादा जानकारी के लिए मृगेन जी बताइए, इन लोगों के लिए जो हाई कोर्ट पहुंचे थे कि हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में राहत मिल जाएगी और हो सकता है जो सामने मुसीबत है वो टल जाए, ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है? देखिए, जो लोग राहत चाहते थे वो कोर्ट गए थे। कोर्ट ने सीधे सीधे उनकी जो मांग थी, उनका जो बयान था, वकीलों से जो साक्ष्य और तथ्य दिए गए, उसको सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया। बड़ा झटका है। शराब घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, ईडी और ईओडब्ल्यू लगातार इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार बनी है उसके बाद से आप समझिए कि ईडी से ज़्यादा ईओडब्ल्यू ने साक्ष्य पेश किए। आपने नकली होलोग्राम का मुद्दा दिखाया, उसको खोद कर जेसीबी से खोद कर निकाला गया। कुल मिलाकर बहुत बड़े पैमाने पर इन लोगों के पास प्रमाण आ गए हैं।
ये चाहते हैं कि इन लोग जो आरोपी हैं वो बचना चाह रहे थे, कोर्ट को तथ्य पेश करके चाह रहे थे कि कुछ राहत मिल जाए, लेकिन जिस तरीके से ईडी और ईओडब्ल्यू लगातार साक्ष्य पेश कर रहे हैं उससे कोर्ट सहमत नहीं हुआ और इनको जो है राहत नहीं दी गई है। जी, तो इसका मतलब मेरे कहने ये है कि ईओडब्ल्यू एसीबी जो पुख्ता तैयारी के साथ ये हुआ था ना कि सुप्रीम कोर्ट चले गए और इस कोर्ट चले गए और फिर एक एफआईआर दर्ज हुई ईओडब्ल्यू ने, तो इस बार जो ईओडब्ल्यू एसीबी, आपने ठीक कहा कि ईडी से ज्यादा ईओडब्ल्यू एसीबी सख्त, मतलब इसका अभी छापेमारी भी 19 जगह की गई, तो इसका मतलब कि ये जो घोटालेबाज हैं अब ईओडब्ल्यू एसीबी नए सिरे से ये जांच कर रही है और ऐसे में हाई कोर्ट ने भी मना कर दिया, इसका मतलब अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। जी देखिए, पिछले 2 साल से इनमें जो लोग हैं वो जेल में हैं और ईडी के बाद जो ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई शुरू की, आप देखिए होलोग्राम को खोद कर निकाला गया, साक्ष्य लाए गए। ईडी के पास ये बराबर कहते थे, अधिकारी भी कहते थे कि कोई साक्ष्य नहीं है। शराब को जो नकली और अवैध शराब की बिक्री की गई, पैसे को 2 पार्ट में लिया गया, अलग अलग डब्बे बनाए गए, पैसे आते थे। इस मुद्दे को बीजेपी विधानसभा में भी उठाती रही, उसके बाद सड़क पर भी उठाती रही। चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा था ये जो शराब घोटाला था। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जिन लोगों के साथ वादा किया था शराबबंदी का, अभी कुछ दिन पहले रक्षाबंधन था और शराबबंदी को लेकर सांसद सरोज पांडे ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राखी भेजी और याद दिलाया कि आपने एक वादा किया था कि शराबबंदी करेंगे और शराबबंदी नहीं किया। मतलब ये मुद्दा खत्म नहीं हो रहा है, अभी चल रहा है और बराबर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि शराबबंदी का वादा कर घर घर बिकवाने लगे शराब। ऑनलाइन डिलीवरी भी तो उसी जमाने में हुई थी। बहुत शुक्रिया आपका मृगेन जी, नजर बनाए रखिएगा, जो अपडेट होगा सब कुछ बताएंगे। चलिए अगली खबर क्या है, अगली खबर दिखा दीजिए भाई। देवेंद्र यादव की पॉलिटिकल फिल्म बन रही है। क्यों फिल्म बन रही है पॉलिटिकल, मैं आपको बता देता हूं। देवेंद्र यादव को लेकर कांग्रेस मीटिंग पे मीटिंग कर रही है, प्रदर्शन का पूरा रूपरेखा तैयार कर रही है। और उधर छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री दयालदास बघेल, जो कि सतनामी समाज से आते हैं, वो भी बहुत कुछ बोल रहे हैं और सरकार ये कह रही है कि कार्रवाई तो होगी। और इधर ये कहा जा रहा है कि देवेंद्र यादव के साथ गलत हो रहा है। पूरी खबर क्या है चलिए आपको बता देता हूं, पूरी खबर बता देता हूं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में बहुत ज्यादा हैपनिंग नहीं होती। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही छत्तीसगढ़ की राजनीति बालौदा बाजार हिंसा के इर्द गिर्द ही घूम रही है। बालौदा बाजार हिंसा के इर्द गिर्द क्यों घूम रही है ये भी बता देता हूं। कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज रायपुर सेंट्रल जेल से ही पेशी हुई है। पेशी के बाद 7 दिन के लिए रिमांड बढ़ा दी गई है। मतलब नेताजी को अब 27 अगस्त तक जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन इससे देवेंद्र यादव को नुकसान से ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में देवेंद्र यादव का नाम बड़ा होते जा रहा है, ऐसी चर्चा है। और ये कहा जा रहा है, ये सब चर्चा बता रहा हूं, अब कैसे सब कुछ विस्तार से समझाता हूं, चलिए आपको बता देता हूं। सबसे पहले आज क्या हुआ ये जान लीजिए। कांग्रेस पार्टी देवेंद्र यादव के लिए 24 अगस्त को बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। आज रायपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में रणनीति बनाई गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने सेंट्रल जेल में देवेंद्र यादव से मुलाकात की है। ये देखिए, ये सब यही होता है, पॉलिटिकल जो इवेंट होते हैं ऐसे ही होते हैं। अगर वो जेल में है विधायक, ये सब मिलने जा रहे हैं, ये भी खबर है, बताना ही पड़ रहा है और बताना ही चाहिए। इनके साथ 15 से ज्यादा विधायक भी जेल पहुंचे थे। कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा है पहले ये सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सुनाइए कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं। देवेंद्र यादव जी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके खिलाफ कोई गलत बातें नहीं हुई हैं, मगर वो सिर्फ इस बात से चिंता कर रहे हैं कि जब एक विधायक को बिना नोटिस दिए इस तरह से गिरफ्तार किया जाएगा, पूरे प्रदेश के विधायक यहाँ आए हुए हैं, उनको मिलने नहीं दिया जाएगा, तो ये सरकार चाहती क्या है, उस बात से वो ज़्यादा चिंतित है। देवेंद्र यादव जी ठीक हैं। उन्होंने बताया कि उनको नोटिस दिया गया था गवाही का, लेकिन अचानक से गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद आज तक उनको ये नहीं बताया गया है कि किस लिए गिरफ्तारी हुई है। जबकि एक जो भी जिसको भी गिरफ्तार किया जाता है उसको ये बताया जाता है कि गिरफ्तारी किस लिए हुई है। तो ये एक बहुत विष्णुदेव सरकार की जो अन्यायपूर्वक कार्रवाई है, इसका कांग्रेस पार्टी भरपूर विरोध करती है। कांग्रेस के बहुत बड़े प्रदर्शन की तैयारी चल रही है। 10 दिन कांग्रेस का दूसरा बड़ा प्रोटेस्ट है 10 दिन में। इससे पहले 16 अगस्त को गौ सत्याग्रह किया गया था। कांग्रेस के इस आंदोलन पर बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। सुनाइए बीजेपी के नेता और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव क्या कह रहे हैं। स्वतंत्र है अपना निर्णय लेने के लिए, और जहाँ तक देवेंद्र यादव जी की गिरफ्तारी का मामला है, निश्चित रूप से
कोई ना कोई फाइंडिंग मिली होगी और जांच एजेंसियों को, उसके बाद ये निर्णय हुआ है। देखिए, विष्णुदेव साय जी के सुशासन में और बड़ौदा बाजार की घटना बहुत बड़ी थी और उस घटना में किसी प्रकार की फाइंडिंग, जिनकी भी फाइंडिंग पाई गई है उनसे पूछताछ, बातचीत और सभी प्रकार के निर्णय इसमें होंगे। अब इनको तो बार बार बुलाया गया, कई बार बुलाया गया कि आप आइए, अपना पक्ष रखिए, और उन्होंने उसको भी महत्व नहीं दिया। जेल जाने पर इतनी राजनीति क्यों हो रही है, ये भी आपको समझा देता हूँ। छत्तीसगढ़ की राजनीति में जेल जाना जरूरी है भाई। जेल जाने वाले नेता बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े। जैसे भूपेश बघेल जेल गए और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बन गए। विजय शर्मा जेल गए और आज राज्य के डिप्टी सीएम हैं। 2007 में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी भी जेल गए। जेल जाने वाले बड़े नेता कौन कौन है ये भी समझा देता हूँ, विस्तार से बता देता हूँ। 2007 में अजीत जोगी राज्य में कांग्रेस के ताकतवर नेता रहे हैं, लेकिन एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी हत्याकांड में आरोपी बनाया गया और 1 लाख के मुचलके में अजीत जोगी को 1 दिन में ही जमानत दे दी गई। उस समय रमन सिंह की सरकार थी। 24 सितंबर 2018 में भूपेश बघेल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कथित सिख सीडी कांड में जेल गए। 4 दिन में जेल से छूट गए, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता बन गए। 2018 में ही भूपेश बघेल राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। 22 अक्टूबर 2021 में कवर्धा झंडा विवाद में विजय शर्मा जेल गए। 19 दिन जेल में बिताने के बाद विजय शर्मा को जमानत मिल गई, लेकिन इसके बाद विजय शर्मा बड़े हिंदू नेता के नाम पर उभरे। 2023 में बीजेपी की सरकार बनते ही डिप्टी सीएम बने और गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। और अब इन्हीं नेताओं के कद को देखते हुए देवेंद्र यादव को भी जोड़ा जा रहा है। इसके पीछे जातिगत समीकरण भी देखा जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजनीति में ओबीसी वर्ग का बोलबाला है। लेकिन देवेंद्र यादव के लिए ये आसान सफर नहीं होगा, क्योंकि देवेंद्र यादव के खिलाफ सतनामी समाज के लोगों को भड़काने का आरोप लगा है। ये बहुत बड़ा आरोप है, क्योंकि देश में पहली बार किसी एसपी और कलेक्टर ऑफिस को उपद्रवियों ने आग लगा दी। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और कानून व्यवस्था पर सवाल उठे। इसलिए पुलिस इस मामले में सख्त है, छत्तीसगढ़ सरकार इस मामले में सख्त है। अब तक बड़ौदा बाजार हिंसा मामले में 170 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कितने? 170 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। चलिए, इस मामले पर जो भी अपडेट आएगा सब कुछ आपको बताएंगे। कांग्रेस ने क्या रणनीति बनाई है, कांग्रेस के प्रदर्शन किस तरह से होने वाले हैं, प्रदेश भर से कौन कौन इकट्ठा हो रहा है, ये सब कुछ आपको समय के साथ विस्तार से बताते और दिखाते रहेंगे। लेकिन अभी अगली खबर क्या है ये बताने का वक्त आ गया है। चलिए, खबर का असर अंकिता पढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। कल इसी वक्त यहां पर लिखकर ये पूछ रहा था कि अंकिता पढ़ना चाहती है, इसकी मदद कर दीजिए। लेकिन आज रात 8 बजे 24 घंटे के अंदर ये खबर दिखाने में बहुत सुकून मिल रहा है। और क्या क्या हुआ है, आइए, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो सामने आए हैं, क्योंकि मैं आपसे हमेशा कहता हूं और कल भी कह रहा था कि समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आगे आएंगे मदद के लिए। तो चलिए खबर की शुरुआत कर लेते हैं। खबर का असर हुआ है, सुकून देने वाली खबर है। खबर क्या है ये बता देता हूं आपको। अंकिता अब नीट की तैयारी कर सकती है, डॉक्टर बन सकती है। अंकिता का सपना पूरा हो सकता है। कितना सुकून मिलता है ना। 24 घंटे पहले आप कोई खबर दिखाइए, उस पर चिंता जताइए और 24 घंटे के अंदर ही उसका समाधान मिल जाए। हो गया है ऐसा। अंकिता की मदद के लिए बहुत से लोग आगे आ रहे हैं। चलिए पूरी खबर बता देता हूं कौन कौन लोग आगे आ रहे हैं। कल रात 8 बजे सीधे मुद्दे की बात में एक खबर दिखाई थी। खबर थी मनेन्द्रगढ़ जिले के भरतपुर गांव की। खबर में दिखाया था कि अंकिता रजक 91.2% के साथ 12वीं की परीक्षा पास की है, लेकिन उसके घर के हालात इतने ठीक नहीं है कि वह आगे नीट की पढ़ाई कर सके। खबर दिखाए जाने के बाद बहुत से ऐसे लोग सामने आए हैं जो अंकिता की मदद करना चाहते हैं। मैं आपसे हर दिन कहता हूं कि विस्तार न्यूज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिए, हमें अपनी समस्या बताइए, हम आपकी समस्या को जिम्मेदारों तक पहुंचाएंगे। हर दिन कहता हूं कि नहीं कहता हूं। आज सुबह ही विस्तार न्यूज़ में दिखाई खबर को मैंने फेसबुक पर पोस्ट किया। पोस्ट करते ही लोगों ने मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया। सबसे पहले आपको बता देता हूं वो कौन लोग हैं जिन्होंने अंकिता की मदद करने की पेशकश की है, ये जान लीजिए। सबसे पहला नाम देखिए, प्रीति श्रीवास्तव है। प्रीति श्रीवास्तव ने फेसबुक पर लिखा, पूरी डिटेल्स भेजिए, हमारी तरफ से इसकी मदद हो जाएगी। दूसरा नाम टिंकू मेमन का है। इन्होंने लिखा है, भाई साहब इसका पूरा डिटेल भेजो, हर संभव मदद का प्रयास करेंगे और करवाएंगे भी। सोनम है, तीसरा नाम सोनम श्रीवास्तव का है। सोनम ने लिखा, शेयर द डिटेल ऑफ स्टूडेंट।
चौथा नाम दिलीप सिंह सिकरवार का है। इन्होंने भी लिखा डिटेल प्लीज भाई, मतलब ये सब मदद करना चाहते हैं। मयंक वाफना ने भी लिखा काइंडली शेयर डिटेल्स। ये तो थी सोशल मीडिया में मदद की बात, जिन लोगों ने आगे बढ़कर अंकिता की मदद करने की इच्छा जताई है। अब ये भी जान लीजिए कि कल से लेकर आज तक में क्या क्या हुआ है। अंकिता भरतपुर यानी अपने गांव से अपने माता पिता के साथ बिलासपुर पहुंच गई है। इस मामले को लोगों तक पहुंचाने वाले राजेश मिश्रा आज अंकिता को लेकर बिलासपुर के आचार्य कोचिंग सेंटर पहुंचे। तस्वीर देखिए, अंकिता कोचिंग में फॉर्म भर रही है, उसके साथ राजेश मिश्रा भी बैठे हैं। सुना दीजिए क्या कह रहे हैं, सुनाइए जरा। ये तो बहुत ही पुण्य का काम है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी यज्ञ में आहुति दी है। और जहाँ तक मेरे सहयोग की बात कर रहे हैं, मैं इसको नगण्य मानता हूँ। ये तो उसके पूर्वजों का और आप सभी का आशीर्वाद है, विस्तार न्यूज़ ने जिस तरीके से उसके लिए किया है। और मेरा बस एक ही है कि वो किसी तरह से अपने लक्ष्य को हासिल कर ले। यदि वो अपने लक्ष्य को हासिल कर लेती है तो मुझे एक आत्मसंतुष्टि होगी। मुझे लगेगा कि मैंने भी अपने किसी सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया है। सुना आपने, विस्तार न्यूज़ का धन्यवाद कर रहे थे। जिस जगह पर हाथ लगाए हैं वहां सफलता मिली तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अब अंकिता की खुशी को भी दिखाना जरूरी है। जो परिवार अभाव में था, उसे अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता था, उन्हें भी सुनाना जरूरी है। सुनाइए क्या कह रही हैं अंकिता और उसके माता पिता। सबसे पहले तो मिश्रा सर को बहुत बड़ा थैंक यू मेरी तरफ से, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मेरे को नहीं लगता कभी मैं इस इंस्टीट्यूट पे अपनी कोचिंग कर पाती। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। एंड मेरी जो गोल्स हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं उसके बहुत करीब हूँ। एंड फाइनली मैं अपना 100% दूंगी कि अपने पूरे जनकपुर की जितना भी है, मैं सारी को एक अच्छा मूवमेंट दे सकूं, एक गर्व की फीलिंग दे सकूं। ठीक है, हो आगे बढ़ने के लिए थोड़ा बहुत आकर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरी बेटी का सपना पूरा होने जा रहा है। और ये है कि ये संभव हो सका चाचा जी की वजह से। अगर चाचा जी न होते तो सपना अधूरा ही रह जाता है। चलिए, बहुत खुशी हो रही है। अंकिता और उसके माता पिता बहुत खुश हैं। माता जी कह रही हैं कि बेटी का सपना साकार होगा और वो अपना सपना पूरा कर सकेगी। कुल मिला के बच्ची अब दाखिला ले ली है, पढ़ाई करेगी और कोचिंग सेंटर ने उसे मुफ्त में पढ़ाने और स्टडी मटेरियल देने का वादा भी किया है। बहुत सारे लोग जो मदद के लिए आगे हाथ बढ़ा रहे हैं, उनसे जब समय समय पर बात होगी, अंकिता तक जो मदद पहुंचाएंगे वो भी अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। अगली खबर क्या है, अगली खबर का रुख करते हैं और ये देख लिए, सिगरेट पीने वालों के साथ मत खड़े होना भाई साहब। सिगरेट पीने वालों के साथ खड़े नहीं होना है, जान चली जाती है। और कैसे जान चली जाती है, रिसर्च आया है। चलिए रिसर्च बता देता हूं। आपके दोस्त होंगे, मित्र होंगे, हैं कि नहीं है, और कहते हैं चलो आओ सिगरेट पी के आते हैं। आप सिगरेट नहीं पीते हैं, ठीक करते हैं, लेकिन आपके दोस्त सिगरेट पीते हैं ना, तो आप बतियाने के लिए साथ खड़े हो जाते हैं कि चलो थोड़ी देर दरबार कर ले। मत खड़े होइएगा भाई। 10 लाख लोगों की मौत हो गई है, 10 लाख लोगों की। हैरान हो गए ना ये आंकड़ा सुनकर। रवि मेरी ने फिर से एक तगड़ा रिसर्च किया है भाई, और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आंकड़ा है। मत पीजिए सिगरेट, जान चली जा रही है। मत पीजिए तो छोड़ दीजिए, खड़े मत होइए। और अगर आपके दोस्त सिगरेट पीते हैं तो इससे भी दूर रहिए, क्योंकि इससे लाखों लोगों की जान जा रही है और आपकी औसत उम्र भी घट रही है। तंबाकू कैसे आपकी लाइफ टाइम को कम कर रहा है, आज विस्तार से पूरी खबर बताऊंगा। चलिए बता देता हूं, विस्तार से दिखा देता हूं। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साफ साफ कहा है कि तंबाकू नहीं छोड़ने वाले आधे से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। दुनिया भर में हर साल तंबाकू से 80 लाख लोगों की मौत हो रही है। कितने? 80 लाख लोग। इसमें 13 लाख लोगों की मौत सिगरेट नहीं पीने से हुई है। सिगरेट नहीं पीने वालों की, केवल सिगरेट पीने वाले का साथ देकर हो रही है। मतलब साथ अगर खड़े हैं तो, आपके दोस्त अगर सिगरेट पीते हैं तो दूर रहिए। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि दूर ही हो जाइए, दोस्त का साथ छोड़ दीजिए। बस जिस वक्त वो सिगरेट पिए तो कोशिश करिए धुएं से दूर रहने की। और हाँ, समझाइए भी भाई, मत पिए। आपको पता है दुनिया में कितने लोग तंबाकू को सेवन करते हैं? साल 2020 में आई रिसर्च के मुताबिक दुनिया की 22% से ज्यादा आबादी तंबाकू को सेवन करती है, जिसमें 36% से ज्यादा पुरुष हैं और करीब 7.8% महिलाएं हैं। स्मोकिंग करने वाले 10 में से 9 लोग अपना पहला सिगरेट 18 साल पहले ही पी चुके होते हैं। समझ गया?
मतलब सोचिए कितनी छोटी उम्र में लोग सिगरेट पीना शुरू कर दे रहे हैं। भारत में भी तंबाकू से हो रही मौतों का आंकड़ा डराने वाला है। भारत में तंबाकू से हर साल 13,50,000 लोगों की मौत हो जाती है। यह आंकड़ा कितनी तेजी से बढ़ा है ये आपको समझाते हैं। 1990 में तंबाकू से 6 लाख लोगों की जान गई। 2019 यानी 30 साल बाद ये आंकड़ा 10 लाख पहुंच गया है। यानी पिछले 30 साल में मौत का आंकड़ा 58% बढ़ा है। 2016-17 के सर्वे के अनुसार भारत में 29% यानी 26 करोड़ लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। पूरी दुनिया में कैसे बढ़ा तंबाकू सेवन यह भी जान लीजिए। 1990 में दुनिया के 99 करोड़ लोग सिगरेट पीते थे। 99 करोड़ 2019 में बढ़कर 114 करोड़ लोग हो गए। अब ये तंबाकू आपकी जिंदगी कैसे कम कर रही है ये भी जान लीजिए। रोजाना 20 सिगरेट पीने वालों की औसत उम्र 13 साल कम हो सकती है। जैसे कोई 73 साल जीने वाला है तो उसकी उम्र घटकर 60 साल हो जाएगी। रिपोर्ट भी बता रही है कि रोजाना 20 सिगरेट पीने वाले 23% लोग 65 की उम्र पार नहीं कर पाते। टाइम हो गया है लेकिन जल्दी जल्दी बता देता हूं, ऐसी दोस्ती जानलेवा है भाई, क्योंकि मरने वालों का साथ देकर आप भी मौत को गले लगा रहे हैं। सिगरेट पीने वालों को तो पता है कि इससे उनकी जान जा सकती है, लेकिन आप तो समझदार हो, आप उसे मना करिए, सिगरेट पीने के लिए बढ़ावा मत दीजिए। और अगर सिगरेट पी रहा है तो उससे दूर रहिए। और जल्दी से देख लीजिए एक्स पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। बार बार कह रहा हूं, करोड़ों लोग देख रहे हैं सीधे मुद्दे की बात विस्तार न्यूज। करोड़ों लोग देख रहे हैं विस्तार न्यूज की खबर, करोड़ों लोग तक पहुंच रही है। हर दिन ये आंकड़ा बढ़ रहा है, इसलिए आप फॉलो कर लीजिए, अपनी खबर बताइए। ऐसे ही जैसे अंकिता रजक की मदद हुई है, हो सकता है आपकी मदद भी विस्तार न्यूज के माध्यम से हो। चलिए मुझे इजाजत दीजिए, मेरी टीम को इजाजत दीजिए।